नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश सोशल मीडिया अनसिक्योर प्राइवेसी में आपका स्वागत है। मौजूदा वक्त में अगर हम ये कहें कि आपको 4 चीज़ें पहचान दिलाती हैं तो शायद गलत नहीं होगा। आपका नाम, आपका परिवार, आपका पेशा और आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल। लोग अपने लिए जितना आकर्षक करियर चाहते हैं, शायद उतना ही आकर्षक वो अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चाहते हैं। और यही आकर्षण अब हैकर्स को भी आपकी तरफ खींच रहा है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर खूब समय बिताते हैं। इंटरनेट की दुनिया ओपन है। ऐसे में ऑनलाइन प्राइवेसी का सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ लोग आपकी प्राइवेसी से वो जानकारी चुराना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए कर सकें। तभी ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी या फिर यूं कहें कि क्लोनिंग की शिकायतें बढ़ गई हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम डिजिटल युग में प्राइवेसी को सिक्योर रख सकेंगे या फिर तकनीक के इस्तेमाल की कीमत हमें अपनी प्राइवेसी शेयर करके ही चुकानी होगी। तो अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। नई सदी में बढ़ते टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से डेटा की कीमत और चोरी भी बढ़ी है। हाल ही में डेटा लीक से जुड़े कई मामले सामने आने के बाद यूजर्स अपनी प्राइवेसी को लेकर सतर्क हैं और उनकी चिंता भी बढ़ी है। यही वजह है कि जैसे ही व्हाट्सएप ने प्राइवेसी अपडेट का ऐलान किया तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और व्हाट्सएप का विकल्प तलाशा जाने लगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि किसी और ऐप में यूजर्स की प्राइवेसी सिक्योर है? देखिए ये खास रिपोर्ट। प्राइवेसी अपडेट को लेकर व्हाट्सएप डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने विवाद बढ़ने के बाद प्राइवेसी अपडेट प्लान फिलहाल टाल दिया है। लोगों की नाराजगी को देखकर व्हाट्सएप को एक कदम पीछे हटना पड़ा है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद से लोग खफा चल रहे थे। व्हाट्सएप को छोड़कर लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना शुरू भी कर चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या व्हाट्सएप का विकल्प मिलने से लोगों की प्राइवेसी सिक्योर हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। हाल ही में एक नेशनल टीवी के एंकर निधि राजदान सुनियोजित फिशिंग अटैक की शिकार हो गईं, जिसकी पुष्टि उन्होंने खुद की। उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी की पेशकश की गई थी, जो पूरी तरह से फर्जी निकली। वहीं डार्क वेब पर प्राइवेसी के साथ डाटा चोरी करने के दावे कई बार किए जा चुके हैं। कुछ महीनों पहले ही साइबर फर्म साइबल ने दावा किया था कि डार्क वेब पर जॉब की तलाश कर रहे करीब 3 करोड़ भारतीय युवाओं की निजी जानकारी मौजूद है। बड़ी बात यह है कि इन कीमती डाटा की कोई कीमत नहीं लगाई गई है। डार्क वेब पर सभी डाटा फ्री में उपलब्ध है। लीक हुए डाटा में घर का पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां शामिल हैं। साइबल ने इससे पहले फेसबुक के 26 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक की जानकारी दी थी। साइबल ने दावा किया था कि 26 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर्स का डाटा डार्क वेब पर $542 यानी करीब 41,600 रुपये में बिक रहा है। लीक हुए डाटा में यूजर्स का नाम, फेसबुक आईडी नंबर, उम्र, लास्ट कनेक्शन और मोबाइल नंबर जैसे डाटा शामिल है। वहीं साइबर ने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के हैक होने की भी रिपोर्ट दी थी, जिसके मुताबिक सर्वर में सेंध लगाकर हैकर्स ने 22 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा छात्रों की जानकारी चुराई थी, जिनकी कीमत 2000 अमेरिकी डॉलर थी। लोगों को एक बात और समझनी चाहिए और वो ये है कि जो लोग कल व्हाट्सएप पर थे, उनमें से कई आज सिग्नल या टेलीग्राम पर हैं, कल किसी और ऐप पर होंगे। यही डिजिटल जीवन का चक्र है। आप गूगल पर व्हाट्सएप की जगह किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल कर लेंगे और भविष्य में जब वो ऐप भी सुरक्षा के मामले में कमजोर साबित होगा तो आप किसी तीसरे ऐप का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप सोच समझकर ही अपनी डाटा किसी के साथ शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़। तो रिपोर्ट ये कहती है कि आप सोच समझकर ही अपना डेटा किसी के साथ शेयर करें। लेकिन मौजूदा वक्त में जो ज़रूरत है, क्या उसके लिहाज से हम ऐसा कर पाएंगे? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे। मिलिए मेरे साथ जुड़े कुछ खास मेहमानों से। प्रियांशु सहाय इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। आप साइबर एक्सपर्ट हैं। प्रियांशु, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। इसके अलावा एक और साइबर एक्सपर्ट मेरे साथ रायपुर से जुड़ी हैं, मोनाली गुहा आपका नाम है। मोनाली, बहुत स्वागत बंसल न्यूज़ में आपका। प्रियांशु, सवाल आपसे है। दरअसल लोग डर क्यों रहे हैं? मैं इस डर के पीछे की वजह जानना चाहूंगा। क्या कुछ ये दुनिया कहती है साइबर की, जिसमें
डर इस वक्त एक माहौल बना रहा है? जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो अभी जो व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी आई है हम उसमें ये डर है कि हमारे मैसेजेस लीक हो रहे हैं प्लस सामने वाला पढ़ सकता है जी। बट व्हाट्सएप ने ये क्लियर किया है कि जो जो उसका जो मैसेजिंग फॉर्मेट है वो एंड टू एंड एंक्रिप्शन है। एंड टू एंड एंक्रिप्शन मतलब एक चीज़ होती है लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ से लिफाफा भेजा सिर्फ आप ही के एड्रेस पे आप ही के पास ही आएगा, आप ही उसे खोल सकते हैं। इस प्रकार से एंड टू एंड एंक्रिप्शन काम करता है। जी। तो अभी जो हमारे मैसेजेस है वो सिक्योर है, वो कोई पढ़ नहीं सकता। ये अभी लोगों में बहम है कि नहीं व्हाट्सएप पढ़ लेगा, फेसबुक पढ़ लेगा या इंस्टाग्राम पढ़ लेगा। हाँ, फेसबुक में नहीं है एंड टू एंड एंक्रिप्शन। अगर आप फेसबुक मैसेंजर से आप किसी को अगर मैसेज कर रहे हैं तो वो एंड टू एंड एंक्रिप्शन नहीं है, उसको फेसबुक आराम से टेक्स्ट लिंक पे पढ़ सकता है। बट व्हाट्सएप में ये एंड टू एंड एंक्रिप्शन हमारा काम कर रहा है, तो इसलिए अभी व्हाट्सएप में मैसेजिंग फॉर्मेट एज अ सिक्योर फॉर्मेट है। मोनाली, आपके पास मैं आऊँगा। सवाल मेरा ये है कि लोग डर किस बात से रहे हैं मोनाली? दरअसल डेटा और कौन सा डेटा, मैं वो उस पर आपसे चाहूँगा कि दो तरह का डेटा है। एक तो मैं अपने दोस्त से हेलो हाय कर रहा हूँ, मुझे शायद उसे लेकर कोई डर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ऐप या इन्हें बनाने वाली कंपनीज मेरे इस हेलो हाय को भी कहीं यूज़ कर सकती हैं, या फिर उनकी नज़र मेरे कुछ ऐसे ख़ास डेटा पर होती है जिसमें मेरे बैंक अकाउंट्स की डिटेल होगी या फिर मेरे ट्रांजैक्शंस की डिटेल होगी या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो शायद मेरी प्राइवेसी को लीक करते हैं, या फिर उनका इस्तेमाल कहीं और भी हो सकता है? सर, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं केवल बीइंग अ साइबर एक्सपर्ट ये चीज़ें नहीं कह रही हूँ। मैं खुद एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हूँ। तो ये समझती हूँ कि किस तरह से इनका मिसयूज़ हो सकता है और किस तरह की टेक्नोलॉजी है जो जिनसे हमें खतरा है। सर्विसेज तो वो दे ही रही है, लेकिन खतरा कैसे, मैं ये बता दूँ। बिल्कुल। जब भी हम किसी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करते हैं तो हम केवल उनके साथ डेटा शेयरिंग की परमिशन शेयर नहीं करते। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को इस तरह से समझें कि जिस तरह से हम अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम फोटोज़ खींचते हैं, हम अपनी लोकेशन एक्सेस करते हैं, ठीक उसी तरह से जो भी एप्लीकेशन हम अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करते हैं, हमारा फ़ोन वो एप्लीकेशन भी ठीक उसी तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये चीज़ मैं केवल व्हाट्सएप या फेसबुक के लिए नहीं कह रही हूँ, एक कॉमन पर्सपेक्टिव में कह रही हूँ कि जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, आप उनको अपने फ़ोन का एक्सेस देते हैं। अगर वो चाहें तो वो आपके फ़ोन से तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो आपके फ़ोन पर जितना डेटा है अपने सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है जो कि सवाल खड़ा करता है। अब बीच में एक और न्यूज़ आई थी काफ़ी पहले, शायद लोगों को ध्यान भी होगा कि एक दंपति के बेडरूम का एक वीडियो वायरल हुआ था और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो स्मार्ट टीवी के द्वारा बनाया गया था। अब आप सोचिए कि जब एक स्मार्ट टीवी के ज़रिए इतना बड़ा काम हो सकता है, तो फिर आपके मोबाइल फ़ोन में तो सब कुछ रखा हुआ है। हम केवल उनको अपने डेटा की परमिशन नहीं देते। लोगों के मन में एक और वहम ये है कि हम जो मैसेजेस शेयर करेंगे या हम जो डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, सिर्फ़ उसी पर नज़र रखी जाएगी। इनफैक्ट खतरा उस डेटा को भी है जो आपके फ़ोन पर है। और रही बात एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन केवल आपके और जिसको आप भेज रहे हैं उसके बीच में रहेगा। लेकिन जब ये मैसेजेस उनके फ़ोन पर पहुँचेगा या जब आप उसको लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तब वो एन्क्रिप्टेड नहीं होता है। अगर वो एन्क्रिप्टेड उस फॉर्म में होगा तो आप भी नहीं पढ़ पाएँगे। और यहाँ पर एक और सवाल ये खड़ा होता है कि जब हमारा जो बैकअप बनता है, जब हम उसको रीइंस्टॉल करते हैं तो ये मैसेजेस बाहर आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली खतरा या ये कहा जाए कि सुरक्षा सिर्फ़ वहीं तक की देते हैं जहाँ तक आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब मैसेज पहुँच गया या जब आप लिख रहे हैं, उस समय के लिए वो एन्क्रिप्टेड नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी प्राइवेसी पॉलिसी, जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई थी, उसमें इनका कहना ये है कि यदि आपको हमारी ये सर्विसेज यूज़ करनी है तो हमारे टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो कि फिलहाल अब उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। लेकिन ये ऐसी पहली कंपनी थी जिसने इस तरह से एक तरीके से सीधे तौर पर कहा जाए तो धमकी के फॉर्म पर बातचीत की कि अगर आपको हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करनी है तो आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री होना पड़ेगा। हालांकि अपने भारत में भी जो गाइडलाइंस हैं, लाइक आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 79 है, आईटी एक्ट 1 एंड 75 है, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि कहते हैं कि अगर कोई कंट्री की कोई सर्विसेज अगर हमारे भारत में अपनी सर्विसेज दे रही हैं तो उनको भारत के गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून नहीं है, लेकिन इंटरमीडियरी सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट के पास ये राइट होते हैं कि वो उनको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। प्रियांशु, सवाल दरअसल ये उठता है कि जब हम किसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वो ऐप किसी और ने डेवलप किया है, और यकीनन अगर आप एक बहुत शानदार और बहुत आला किस्म का, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप को ले लें, ऐसा कोई ऐप डेवलप करते हैं, उसको चलाने के लिए आप एक बहुत बड़ा सर्वर लगाते हैं, तो यकीनन उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत हायर साइड बैठती होगी, उसका मेंटेनेंस ही बहुत हायर साइड बैठता होगा।
वो आपको ये फैसिलिटी फ्री में उपलब्ध कराते हैं। तो क्या ये माना जाए कि इसके बदले वो आपसे कैश नहीं लेकिन कुछ और वसूलना चाहते हैं, और ज़्यादातर ऐप बनाने के पीछे जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हम इधर से नहीं उधर से कमा लेंगे। जी जी, जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सअप खरीदा था, तो व्हाट्सअप का उसका इंटेंशन यही था कि व्हाट्सअप धीरे धीरे उस समय बहुत बढ़ रहा था, तो उसको एक यूज़र डेटाबेस उसको बनाया मिल रहा था व्हाट्सएप के जरिए। लेकिन उसने जब व्हाट्सएप खरीदा तो व्हाट्सएप में जो ब्रांड एक्टर थे, जो काम उन्हीं ने जब डेवलप किया था, उस समय वो काम करते थे उनके साथ, तो उन्हें 3 साल तक उनके साथ काम किया फेसबुक। बट बाद में उनने 2017 में फेसबुक छोड़ा, क्योंकि जो फेसबुक की जो पॉलिसी थी, फेसबुक वो चाहता था कि मैं व्हाट्सएप को एडवर्टाइजिंग की तरह यूज़ करूं, तो इसलिए उनने 2017 में उस चीज़ को छोड़ा था। तो अभी वो चीज़ दोबारा से वो आ रही है, और व्हाट्सएप इसको अभी यूज़र डेटाबेस के थ्रू लाइक एडवर्टाइजिंग के फॉर्मेट में इसको यूज़ करना चाह रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मैं किसी के चैट कर रहा हूँ, तो लाइक अभी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में ये है कि वो कीवर्ड्स को ट्रैक कर सकता है। लाइक जैसे अगर मैं किसी से ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, या किसी से किसी भी चीज़ टॉपिक को लेकर बात कर रहा हूँ, तो वो आपको फेसबुक पे आगे डेटा शेयर कर सकता है चैट्स के थ्रू, मतलब लाइक वो कीवर्ड्स उठा सकता है, लाइक ट्रेडिंग कीवर्ड। तो मेरे को साइट से मेरे को हमेशा ट्रेडिंग के ऐप एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, तो वो इस चीज़ के लिए वो उसको यूज़ कर रहा है। प्रियांशु, बात सिर्फ व्हाट्सएप की नहीं है, दरअसल इस तरह के कई ऐप हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर भी हैं, और उसके बाहर से भी कई बार लिंक हमारे मोबाइल पर आते हैं। मैं जानना चाहूँगा, क्या सभी लोग इसी तरह की पॉलिसी पे काम करते हैं? उनका एक बड़ा मकसद ये भी होता है कि डेटा को कलेक्ट करना है और फिर उस डेटा को फर्दर यूज़ करके कुछ पैसा कमाना है? जी, आराम से। लाइक जैसे कि हम लोग, ये मेरा मोबाइल है, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, लोकेशंस मेरी ऑन है, हम जो कैब्स हैं उनको अपना लोकेशन को अलाउ कर देते हैं, और भी जो ऐप्स हैं जो लोकेशन अलाउ करते हैं। लाइक अगर आपको यूज़ करना है हमारी सर्विस, तो आपको वो चीज़ अलाउ करके कुछ तो तुमको देना पड़ेगा। तो ये सब इसमें है। यानी आपको अगर व्हाट्सएप यूज़ करना है या व्हाट्सएप जैसी कोई ऐप यूज़ करना है, तो फिर आपको हमारी कंडीशंस के तहत हमारे साथ आना होगा। मोनाली गुहा इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है, रायपुर से हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। मोनाली, बचने का क्या तरीका? मैं बहुत आम एक इंसान की बात कर रहा हूं जो बहुत ज़्यादा तकनीक को समझता नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ एक स्मार्टफोन है, या यूं कहिए कि बदलते वक्त ने उसके हाथ में स्मार्टफोन को एक ज़रूरत बना दिया, उसने ले लिया, यूज़ करना शुरू कर दिया। वो इन तमाम चीज़ों को नहीं समझता कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर एक्सपर्ट क्या है और साइबर लॉ क्या है। कैसे एक आम आदमी इन तमाम चीज़ों को समझे और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करे, बचाने की कोशिश करे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आम यूज़र्स हैं, वो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जब भी वो अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक परचेज़्ड एंटीवायरस वो ज़रूर इस्तेमाल करें। परचेज़्ड वर्ड मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यानी कि फ्री एंटीवायरस इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप पेड या लाइसेंस्ड एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं, तो अगर बैकग्राउंड में इस तरह की कोई एप्लीकेशन अपनी कोई वर्किंग परफ़ॉर्म कर रही होती है, आपका डेटा चोरी कर रही होती है, तो एंटीवायरस सबसे पहले इसको डिटेक्ट करता है और उसको रोक देता है। मोनाली, ये दूसरी एंटीवायरस बात की यहाँ पर ये कीमत, है। मैं हाँ जी। कीमत भी अगर आपसे जानना चाहूँ, कितने रुपए तक में आ जाता है? क्योंकि शायद हम मोबाइल रिचार्ज कराने में ही कभी ये सोचते हैं कि अरे अब इतना महंगा पैक हो गया, तो फिर हमको ये ना लगे कि एक बर्डन है कि हम हर साल एक एंटीवायरस खरीद के डाल रहे हैं उसमें। क्या कुछ कीमत होती है इसकी? अ, इसमें सर देखिए, अलग-अलग ब्रांड के हिसाब से हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे अगर मैं सस्ते दामों की लिए बात करूँ, जो कि एक आम यूज़र इंस्टॉल कर सकता है, तो 199 में क्विक हेल अपना 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन देता है ठीक। मोबाइल सिक्योरिटी के लिए। तो वो मेरे हिसाब से कोई भी एक आम यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकता है। बाकी हमको जिस लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए, उस लेवल तक के हमारे पास अलग-अलग बजट में अवेलेबल होते हैं। लगभग 7,000 तक के जाते हैं। तो जो भी पर्सन, जैसे सपोज़ मान लीजिए कि अगर कोई बिज़नेस कम्युनिकेशन कर रहा है या कोई अदर इंटेलिजेंस में वर्क कर रहा है, कुछ भी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करनी होती है, तो बेहतर है कि वो अपनी नीड के हिसाब से अपना ब्रांड सेलेक्ट करें, अपना बजट सेलेक्ट करें। ठीक। दूसरी यहाँ पर ये बात आती है कि जब भी हम कोई नया एप्लीकेशन अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करते हैं, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको लगता है कि कई बार ये देखा गया है भारतीय यूज़र्स के साथ में कि टर्म्स एंड कंडीशंस अंग्रेज़ी में लिखी होती है, जो कि कहीं न कहीं सीधे तौर पर एक समस्या है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप वो टेक्स्ट कॉपी कीजिए, गूगल ट्रांसलेटर आप टाइप कीजिए गूगल पर, और एंटर करके आप अपना ये टेक्स्ट वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर आप उन चीज़ों को पढ़िए, और टर्म्स कंडीशंस पढ़ने के बाद ही आप उन पर आगे बढ़ें। और एक और चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि वो जो एक्सेस परमिशंस माँगते हैं, उसमें आप बहुत ही आसानी से डिस्कस या डिसीजन ले सकते हैं कि आप ये ऐप इंस्टॉल करें या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा
छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं। जैसे कि मानकर चलिए कि यदि आप कोई फोटो एडिटिंग ऐप अपने फोन पर इंस्टॉल करते हैं, तो जाहिर तौर पर वो आपसे कुछ ना कुछ परमिशंस मांगता है। अगर बिल्कुल। वो कैमरे की परमिशन मांग रहा है तो ठीक है, अगर वो कोई अदर एप्लीकेशंस लाइक आपका मीडिया एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे आपकी लोकेशन या फिर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स की परमिशन मांगता है, तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से या मेरी लोकेशन से फोटो हम्म। एडिटिंग ऐप को क्या लेना देना। तो इस तरह के सवाल आप अपने जहन में ज़रूर लेकर आएँ जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो। और व्हाट्सएप को लेकर एक खास बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो भी लोग अभी अल्टरनेटिव्स पर स्विच हो रहे हैं, एक बात ज़रूर सोच लें कि जब व्हाट्सएप आया था तब उसने भी इसी तरह की अच्छी-अच्छी बातें कही थी और समय आने पर अब वो भी बिज़नेस की तरफ पलट गया है। तो आप ऐसे अल्टरनेटिव्स देखिए जो कि इंडियन हो। आउट ऑफ इंडिया जिनके सर्वर्स हैं या जो आउट ऑफ इंडिया से अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, उन पर स्विच होना एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि आपने एक जगह से अपना डेटा बचाया, हम्म। दूसरी जगह शेयर किया। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन इंडियन अल्टरनेटिव ज़रूर देखें। प्रियांशु, हम एक्सेप्ट तो तमाम कंडीशंस करते चले जाते हैं, डिक्लाइन करेंगे तो क्या होगा? क्या वो फिर हम उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, या फिर हम कुछ चीज़ें डिक्लाइन करके भी उस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जी, आप जब आप कोई भी एक ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें यूजर्स परमिशंस रहती हैं, लाइक अलाउ कॉन्टैक्ट्स, अलाउ कैमरा, अलाउ माइक। तो जब आपका ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप अपने मोबाइल के ऐप परमिशन से जाके आप उसको आराम से मतलब डिसलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से हम मतलब अपने ऐप को सिक्योर कर सकते हैं, मतलब अपने मोबाइल को और सिक्योर कर सकते हैं वहाँ से। मतलब लाइक वो हमारा फिर डेटा हमारे ले नहीं सकता, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं, हमारे लोकेशन क्या है, हमारा मतलब फ़ोन में क्या फ़ोटोज़ पड़े हैं, वो उस समय वो एक्सेस नहीं कर सकता जब हम अगर ऐप परमिशन डिनाइड कर देते हैं तो। लेकिन प्रियांशु, जब आप उस ऐप को एक्टिव करते हैं तो कई बार कुछ ऐसे ऐप हैं जो फिर आपसे कहते हैं कि किसी भी एक्शन से पहले आपको मान लीजिए अपनी लोकेशन ऑन करना होगी। गूगल पे हम यूज़ करते हैं तो किसी भी पेमेंट से पहले वो लोकेशन ऑन कराता है, उसके बाद ही हो पाता है। कोई ऐसा तरीका कि हम कुछ चीज़ों को सिरे से डिनाई कर सकें? क्या ऐसा नहीं है, सब कुछ गेम जो है उनके हाथ में है क्या? जी, अभी अगर जैसे अगर मेरे को लाइक कोई लोकेशन देखनी है, तो अगर मैं गूगल मैप इंस्टॉल कर रहा हूँ, गूगल मैप चलाऊँ, तो गूगल मैप को मेरे को लोकेशन देनी पड़ेगी, उसको ऑन करना ही पड़ेगा। बाद में जब आपका यूज़ हो जाए तो आप उसको बाद में उसको आप बंद कर दीजिए, लाइक डिनाई कर दीजिए एक्सेस परमिशन, तो उसके बाद वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये एक सिक्योर वे है कि हाँ, हम उसको यूज़ करने के बाद उसको हम अपनी लोकेशन को डिनाई कर दें ऐप परमिशन के अंदर जाके। ठीक मोनाली, दरअसल बहुत ज़्यादा जब हम वेब की बात करते हैं तो फिर ये एक मकड़ी का जाला है, यानी जाला ऐसा कि जिसमें हर तार एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, और फिर जब इंटरनेट पे आप एक बार लॉगिन करते हैं तो आप पूरी दुनिया के उस वेब से, उस जाले से किसी भी कोने पे बैठे हों लेकिन आप जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा तरीका हो सकता है, मिसाल के तौर पर, कि मैं एक ऐसा मोबाइल लूं जिस पर मैं सीधा कभी मोबाइल लॉगिन नहीं करता हूं या इंटरनेट लॉगिन नहीं करता हूं, मैंने एक दूसरा डिवाइस लेके रखा हुआ है और वाईफाई ऑन करके अपना मोबाइल उससे चलाता हूं, तो क्या इस कंडीशन में भी जो मेरे पास जो दूसरा मोबाइल है, इसका डाटा वाईफाई के थ्रू पहले मोबाइल से निकल कर एक्सेस जाएगा क्या? इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आप दोनों फ़ोन पर सेम ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो डेफ़िनेटली चला जाएगा। क्योंकि देखिए, आप भी नोटिस कीजिएगा, पब्लिक भी इस चीज़ को नोटिस करे, जब भी हम किसी फ़ोन पर पहली बार अपना कोई अकाउंट बनाते हैं या क्रिएट करते हैं, तो वो अक्सर बोलता है कि आप इसमें अपना कोई भी एक ईमेल लॉगिन कीजिए, जो कि जीमेल या याहू कुछ भी हो सकता है। तो इस ईमेल को लेने का एक बेसिक रीज़न ही यही होता है कि यहीं से आपका पूरा डेटा यहाँ तक शेयर हो जाता है। फिर आप ओके। जिस भी मोबाइल कंपनी का ब्रांड यूज़ करते हैं, उन तक वो शेयर होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो हमारे डेटा को कैसे कुछ खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर वाईफाई हैकिंग के कुछ अटैक्स हो सकते हैं। उसके अलावा नेटवर्क के थ्रू भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। अगर हम सिक्योर वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक हैकर आराम से बैठकर आपने जो भी आईडी या पासवर्ड टाइप किया है वो सीधे तौर पर उनको टेक्स्ट के फॉर्म पर पढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम जैसे ओपन वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आईडी पासवर्ड नहीं लगता, तो ऐसे वाईफाई में जनरली हैकर्स कनेक्टेड होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि जो भी लोग मेरे इस नेटवर्क में आएंगे, मैं उनका फ़ोन किसी ना किसी जरिए से हैक करूंगा। तो ये कुछ ऐसे खतरे हैं कहीं ना कहीं। सुरक्षा के तौर पर मैं कुछ अच्छी टिप्स देना चाहूंगी जो हर किसी को काम आएंगी, चाहे ठीक। वो सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो या
युवा हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक से ज़्यादा ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें। मानकर चलिए कि आपने कोई XYZ ईमेल आईडी से अपने फ़ोन पे लॉगिन किया है सबसे पहली बार जो आपके फ़ोन में चल रही है, तो अब आप उस ईमेल आईडी को किसी के साथ शेयर ना करें। आप उससे कोई भी बिज़नेस या नॉर्मल ईमेल किसी और को ना करें। आप एक नया ईमेल आईडी बनाएँ और उससे आप पब्लिक कन्वर्सेशन करें ताकि उस ईमेल आईडी के थ्रू आपका डेटा बाहर लीक ना हो, सबसे पहली बात। ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली क्रोम या कोई भी ऐसा ब्राउज़र ओपन करते हैं, गूगल टाइप किया और वहाँ से सर्च स्टार्ट कर दी। ये कभी ना करें। एक छोटा-सा प्रोसेस इस्तेमाल करें। आप देखिएगा जो भी आपकी ब्राउज़र की विंडो होती है, उसमें साइड में 3 डॉट या 3 लकीरें रहती हैं। आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर लिखा होता है न्यू प्राइवेट विंडो या फिर न्यू इनकॉग्निटो विंडो। ओके। ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से आपकी हिस्ट्री या कुकीज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं होती। तो अगर आप इस माध्यम से जाते हैं तो पहला तो आपका ब्राउज़र से जो खतरा है वो खत्म हो जाता है। आपकी अगर कुकीज़ रिकॉर्ड नहीं होंगी तो आपको बेवजह के एडवर्टाइज़मेंट्स नहीं आएँगे। तीसरी बात ये होती है कि आपकी किसी अदर वे के थ्रू मॉनिटरिंग नहीं की जा पाएगी। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता दूँ कि आप फ़िशिंग से बचने के लिए जो कि अभी हमने देखा रिपोर्ट में कि फ़िशिंग के माध्यम से एक महिला को फँसाया गया था, तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं। फ़िशिंग से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि हम जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं, उसका हम यूआरएल चेक करें, यानी कि जो एड्रेस लिखा होता है www.com, आप वहाँ पर ये चेक करें कि वहाँ पर कोई आईपी एड्रेस तो नहीं लिखा है। आईपी एड्रेस यानी कि कोई नंबर तो नहीं लिखे हैं, जैसे कि 192.168. पॉइंट समथिंग समथिंग। अगर इस तरह का कोई नंबर दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए कि ये किसी हैकर का लोकल होस्ट है, कोई हैकर का पेज है, आपको ओके। इस पर अपनी कोई भी जानकारी साझा नहीं करनी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम थोड़ा सुरक्षा के तौर पर ध्यान दें तो कुछ अपराधों से बचा जा सकता है। प्रियांशु, चीटिंग हो ही जाती है और आप साइबर क्राइम के जाल में फंस ही जाते हैं, फिर आपके पास सहारा क्या है? कहाँ का रुख करेंगे आप? किसके पास शिकायत करेंगे और किस तरह से सुनवाई होती है? जी, अगर यहाँ पे कुछ आपके साथ लाइक कुछ अनहोनी होती है तो आप आराम से साइबर जो हमारे लॉ है आप वहाँ पे लाइक साइबर पुलिस में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसको रजिस्टर करा सकते हैं। बट हमें साइबर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हम लोग डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं, हम लोग डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करते। तो यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी को ज़्यादा मतलब हमें इसको देना पड़ेगा कि हाँ भाई हम साइबर अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब हमारे एजुकेशन में भी जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें साइबर अवेयरनेस का बहुत मतलब एक पार्ट जरूर होना चाहिए उसमें। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। मोनाली, आपने भी बड़ी छोटी छोटी टिप्स दिए हैं और दरअसल अब आने वाली जनरेशन तकनीक को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगी और हम जिस तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं इसका अपडेट वर्जन शायद आने वाले जो पीढ़ी है वो इस्तेमाल करेगी। जिस तरह से प्रियांशु कह रहे थे कि हमको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लगता है कि जो हम आईटी क्लासेस छोटे छोटे बच्चों की लेते हैं उनमें साइबर सिक्योरिटी को भी शामिल किया जाए ताकि जो बातें आप टिप्स के ज़रिए अभी हमारे दर्शकों को बता रही थी वो बचपन से अगर लोग पढ़ लेंगे तो शायद जल्दी अवेयर हो जाएंगे? सर बिल्कुल सही कहा आपने। ये अभी हो भी रहा है, हम भी अपने प्राइवेट एफर्ट्स के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट भी अब इन चीज़ों में इनिशिएटिव्स ले रही है और कुछ एक अब उनके जो प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं उसके हिसाब से कई साइबर एक्सपर्ट्स की टीम को लेकर बच्चों और कॉलेजों में इस तरह के अवेयरनेस के जो भी सेशंस होंगे उनको स्टार्ट करने के ऊपर प्लानिंग और काम चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ सपोज रात को कोई साइबर अपराध हुआ, रात को लगातार खाते से पैसे कट रहे हैं या किसी महिला को कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ऐसे में हम जब थाने नहीं जा सकते उस वक्त भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव होता है शिकायत करने के लिए। आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी दी गई है कि यदि आप थाने तक नहीं जा सकते या अगर नहीं जाना चाहते किसी भी वजह के कारण, तो आप यहाँ पर अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। एक और खास बात मैं बता दूं, चूंकि फाइनेंशियल अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो लोगों का अक्सर सवाल होता है कि मैडम यदि हमारे खाते से लगातार पैसे कट रहे हैं, हमारे पास मैसेज आ रहा है कि आपके खाते से ये पैसे कट गए फिर कट गए, तो अब हम क्या करें, खुद कैसे रोकें, क्योंकि रात को तो बैंक जा नहीं सकते, पुलिस के पास तुरंत जाके शिकायत कर नहीं सकते। उस समय के लिए सबसे अच्छा समाधान ये है कि जिस भी खाते से आपके पैसे कट रहे हों, आप उसी खाते से एक मोबाइल रिचार्ज प्रोसेस करें। और जब मोबाइल रिचार्ज के लिए आपके पास ओटीपी आएगा तो आपको 3 बार अपना ओटीपी गलत डालना है। ये एक बैंक की तरफ से सर्विस होती है कि यदि आप
ऑटोमेटिकली 24 घंटे के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बंद हो ब्लॉक कर जाएगा। दिया जाता है। यानी कि अब ना तो साइबर अपराधी आपके खाते से पैसे निकाल ठीक। पाएंगे, और एक फायदा ये होता है कि आप अपने कार्ड का इस्तेमाल करके, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम से जरूर पैसे निकाल सकते हैं, तो आपको भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ, चलिए, और कम से कम आपको 24 घंटे का समय मिल जाएगा। उसके बाद आप बैंक पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करके बैंक को ये बता सकते हैं कि पैसा निकला है। आप उसे बिल्कुल। बंद भी करा सकते हैं कुछ दिन के लिए, या जो पैसा निकाल कर अपना तमाम विड्रॉ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रियांशु सहाय और मोनाली गोवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल जिस तकनीक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो हमारी सेवा के लिए, हमारी सर्विस के लिए तो बेहतर है ही, लेकिन दरअसल तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वाले, जिन्हें हम हैकर्स इस दुनिया में कहते हैं, वो इस तकनीक का फ़ायदा अपने किसी ऐसे मकसद के लिए उठा रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है। और अवेयरनेस या जागरूकता ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम इनसे बच सकते हैं, वरना तकनीक के दौर में तकनीक को छोड़कर जीना शायद आसान नहीं है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।